दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक आंधी बारिश का अलर्ट, अगले 6 दिन बरसेंगे बादल। जानिए आरडी न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को आरडी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आरडी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं आरडी न्यूज नेटवर्क। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक आंधी बारिश का अलर्ट, अगले 6 दिन बरसेंगे बादल। जानिए अन्य राज्यों का हाल। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में भी मौसम खराब होने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में आगामी 6 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है। पंजाब और हरियाणा में भी धूल भरी आंधी की संभावनाएं है। आगे जानिए देश के अन्य राज्यों का हाल। देश के कई राज्यों में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। वहीं बारिश और कहीं तूफान तो कहीं भयंकर गर्मी का प्रकोप देखा जा सकता है। इसी बीच मौसम विभाग ने मौसम को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 से 6 दिनों तक पश्चिमी बंगाल से हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में गरज और बिजली के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। वहीं बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में भी मौसम खराब होने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में आगामी 6 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं आज दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तेजी हवाएं चलने से मौसम का मिजाज बदला जाएगा। वहीं पंजाब और हरियाणा के मौसम के बदलने की संभावनाएं, हल्की बारिश और धूल भरी आंधी की संभावनाएं जताई गई है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। बॉलीवुड के लिए वरदान बने अजय देवगन 18वें दिन 200 करोड़ से बस इतनी दूर मूवी। बॉलीवुड के लिए वरदान बने अजय देवगन 18वें दिन 200 करोड़ से बस इतनी दूर मूवी। राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में बनी रेड 2 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने अपनी कहानी के दम पर बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई का सिलसिला जारी रखा है। आज इसे थिएटर्स में 18 दिन हो गए हैं। आइए जानते हैं 18 मई तक बिजनेस के मामले में ये कहां तक पहुंचती है। अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर रेड 2 बॉलीवुड की पकड़ बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से मजबूत कर दी है। मई 2025 में रिलीज हुई फिल्म 18वें दिन में दमदार प्रदर्शन के साथ दर्शकों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही है। सेक न्यूज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि मूवी ने भारत और विदेशों में मिलाकर शानदार कमाई कर ली है और 200 करोड़ से महज कुछ रुपए दूर है। आइए जानते हैं इस फिल्म ने 18वें दिन तक वैश्विक स्तर पर कितने करोड़ रुपए बटोरे हैं। सेक न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक रेड 2 ने अपने पहले 17वें दिन में भारत में 143.5 करोड़ रुपए नेट की कमाई की थी। 18वें दिन यानी 18 मई 2025 को फिल्म ने लगभग 3.75 करोड़ रुपए नेट की कमाई की है, जिसके साथ भारत में कुल नेट कलेक्शन खबर लिखे जाने तक 149 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं वैश्विक स्तर की बात करें तो रेड 2 में 18वें दिनों में 194.5 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसमें विदेशों में 23.75 करोड़ रुपए और भारत में क्रॉस कलेक्शन 170.75 करोड़ रुपए शामिल है। आरआर वर्सेस पीबीकेएस मैच में श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, बड़ी ऐसा करने वाले आईपीएल के पहले कप्तान। पीबीकेएस मैच में श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, बड़ी ऐसा करने वाले आईपीएल के पहले कप्तान, दूसरा कोई आसपास नहीं। पीबीकेएस के कप्तान श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास में 3 अलग-अलग टीमों को प्लेऑफ में पहुंचाने वाले पहले कप्तान बन गए। यह मुकाम उन्होंने पंजाब किंग्स की राजस्थान रॉयल्स पर मिली जीत के बाद हासिल किया। नेहाल वढेरा और शशांक सिंह के अर्धशतकों और हरप्रीत बरार के 3 विकेटों की बदौलत पंजाब ने राजस्थान को 10 रन से हराया। इस जीत के साथ पंजाब ने प्लेऑफ में जगह बनाई। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने रविवार को राजस्थान के खिलाफ खेले गए मैच में इतिहास रच दिया। श्रेयस आईपीएल के इतिहास में 3 अलग अलग टीमों की कप्तानी करते हुए उन्हें प्लेऑफ में पहुंचाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हराने के बाद पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेहाल वढेरा और शशांक सिंह के अर्धशतकीय पारियों और हरप्रीत बरार के 3 विकेट की मदद से पंजाब ने ये मैच अपने नाम किया। दरअसल नेहाल वढेरा और शशांक सिंह की तूफानी अर्धशतकीय पारियों के दम पर पंजाब की टीम ने 20 ओवर के खेल में 5 विकेट खोकर 219 रन बनाए थे। नेहाल के बल्ले से 70 रन और शशांक सिंह के 59 रन की नाबाद पारी खेली थी। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 209 रन ही बना सकी।
राजस्थान के लिए यशस्वी और ध्रुव जुरैल ने अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन उनकी पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी। पंजाब की तरफ से हरप्रीत बराड़ ने 3 विकेट लिए, जबकि मार्को और ओमर जई को 2-2 सफलता मिली। मुंबई पहुंचे सीजीआई बीआर गवई के स्वागत में पहुंची डीजीपी और मुख्य सचिव। नाराज होकर बोले, अगर मेरी जगह कोई और। मुंबई पहुंचे सीजीआई बीआर गवई के स्वागत में पहुंची डीजीपी और मुख्य सचिव। नाराज होकर बोले, अगर मेरी जगह कोई और। सीजीआई बनने के बाद वो पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे। इस दौरे के दौरान उनके स्वागत के लिए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे। वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां गए थे। सीजीआई ने इस दौरान कहा कि वे ऐसी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहते, बस ये सम्मान की बात है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर बीआर गवई ने शपथ ले ली है। सीजीआई बनने के बाद वो पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे। इस दौरे के दौरान उनकी अगवानी के लिए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे, न ही उनके कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस वजह से सीजीआई नाराज हो गए। 14 मई को सीजीआई के रूप में शपथ लेने वाले गवई महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह के लिए मुंबई गए थे। सीजीआई ने समारोह में कहा कि वे ऐसी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहते। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया, लोकतंत्र के सभी 3 स्तंभ समान हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। इसके बाद सीजीआई गवई ने आगे कहा, अगर मेरी जगह कोई और होता तो अनुच्छेद 142 के प्रावधानों पर विचार किया जाता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले आदेश का डिक्री पारित करने की शक्ति देता है। यह न्यायालय को व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आदेश देने का भी अनुमति देता है। बाइडेन योद्धा हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को हुआ कैंसर, कमला हैरिस ने जताया दुख। बाइडेन योद्धा हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को हुआ कैंसर, कमला हैरिस ने जताया दुख। बताया जा रहा है कि बाइडेन का कैंसर हड्डी तक फैल गया है। वह वर्तमान में अपने परिवार के साथ इलाज के विकल्पों पर विचार कर रही है। एक्स पर एक पोस्ट में हैरिस और उनके पति डगलस एमहोफ ने बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर दुख जताया है। एक्स पर एक पोस्ट में हैरिस ने कहा, बाइडेन एक योद्धा है। हैरिस समेत साथ कई नेताओं ने दुख जताया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। अब ऐसे में कई अमेरिकी नेताओं ने उनकी बीमारी को लेकर दुख जताया है, साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इनमें अमेरिकी की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हैं। एक्स पर एक पोस्ट में हैरिस और उनके पति डगलस एमहोफ ने बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर दुख जताया है। एक्स पर एक पोस्ट में हैरिस ने कहा, बाइडेन एक योद्धा है और मुझे पता है वो इस चुनौती का सामना इसी ताकत और उम्मीद के साथ करेंगे। हम इस समय उनके जो बाइडेन और उनके पूरे परिवार के लिए अपने दिल से प्रार्थना करते हैं। हम उनके पूर्ण और जल्द स्वस्थ होने की आशा करते हैं। हड्डी तक फैला है बाइडेन का कैंसर। यह बयान बाइडेन के कार्यालय की तरफ से उनकी बीमारी के बारे में खुलासा किए जाने के बाद आया है। बताया जा रहा है कि उनका कैंसर हड्डी तक फैल गया है। वह वर्तमान में अपने परिवार के साथ इलाज के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। बाइडेन के कार्यालय के एक बयान के अनुसार प्रोटेस्ट नोड्यूल की खोज के बाद डायग्नोज किया गया था, जब उन्होंने यूरिन संबंधी लक्षणों के बिगड़ने की सूचना दी थी। टेस्ट से 9 यानी ग्रेड समूह 5 के ग्लिसन स्कोर के साथ कैंसर की पुष्टि हुई थी, जो हड्डी में मेटास्टेसिस का संकेत है। हैदराबाद को दहलाने की साजिश नाकाम, ISIS से जुड़े 2 शख्स गिरफ्तार, बम बनाने का सामान बरामद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आतंक के आका भी बौखलाए हुए हैं। भारत में इसे लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सभी राज्यों की पुलिस को एक्स्ट्रा अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। पिछले दिनों यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब हैदराबाद पुलिस ने 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार 29 साल के सुराज उर रहमान और 28 वर्षीय सईद समीर हैदराबाद में बम ब्लास्ट की तैयारी कर रहे थे। पुलिस को शक है कि दोनों सऊदी अरब स्थित ISIS के संपर्क में हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से गिरफ्तार किया है। इसके लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। पुलिस ने पहले रहमान को शक के आधार पर गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस की पूछताछ में रहमान ने सारा सच उगल दिया और सईद समीर का भी नाम लिया, जिसके बाद पुलिस ने समीर को हैदराबाद से हिरासत में लिया। बम बनाने का सामान बरामद। पुलिस अधिकारियों के अनुसार रहमान और सईद के पास भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ मिले हैं। दोनों के घर से अमोनिया, सल्फर और एल्यूमिनियम पाउडर बरामद किया गया है, जिनका इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जाता है। दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। उन्हें जल्दी अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले पुलिस ने देश के अलग अलग कोनों से
6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस लिस्ट में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का भी नाम शामिल है। सभी पर ISIS के खुफिया एजेंट होने का आरोप है। खासकर ज्योति पर आरोप है कि ISIS खुफिया एजेंट के संपर्क में थी और भारत की कई संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेज रही थी। DNA विवाद ने तूल पकड़ा। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के नाम की लंबी पोस्ट, बहुत कुछ लिख दिया। पार्टी के सोशल मीडिया एक्स हैंडल से हुई पोस्ट को लेकर रविवार को ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव ने एक दूसरे को नसीहत दी थी। वहीं सोमवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक लंबी पोस्ट लिखकर समाजवादी पार्टी की राजनीतिक सोच और कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच छिड़ा DNA विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया एक्स हैंडल से हुई पोस्ट को लेकर रविवार को ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव ने एक दूसरे को नसीहत दी थी। इस मामले में अखिलेश यादव सपा के प्रदेश अध्यक्ष और सपा के मीडिया सेल को भी नोटिस भेजा गया है। वहीं सोमवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक लंबी पोस्ट लिखकर समाजवादी पार्टी की राजनीतिक सोच और कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसमें ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जातिवाद, तुष्टीकरण और समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ब्रजेश पाठक ने लिखा, अखिलेश यादव जी, आप DNA के सवाल पर बहुत भड़के हुए हैं। मैंने ये कह दिया कि समाजवादी पार्टी की DNA में खराबी है। आप आपे से उसी तरह बाहर हो गए जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर हो गए थे। आप इस बात को समझिए कि DNA में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। DNA में खराबी का मतलब यह है कि आपकी पार्टी की राजनीतिक बुनियादी ही जातिवाद और तुष्टीकरण पर टिकी रही है और आज भी टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी ने कभी सबका साथ सबका विकास की बात की ही नहीं। आपकी प्राथमिकता ही हमेशा वोट बैंक की राजनीति रही है। किसान की बेबसी देख शिवराज सिंह ने फोन पर की बात, कहा नुकसान की होगी भरपाई। मीडिया पर प्रसारित वीडियो में किसान की बेबसी को देखकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान भी भावुक हो गए। उन्होंने किसान से फोन पर बात की और आश्वासन दिया कि उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी। वीडियो में किसान हाथों से भारी बारिश में अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाने की कोशिश करता दिख रहा है। ये वीडियो महाराष्ट्र के कई जिलों में बेमौसम बारिश के कारण किसानों को हो रहे नुकसान को बयां करता है। दरअसल वीडियो में दिख रहे किसान गौरव पवार अपनी मूंगफली की फसल लेकर वाशिम के बाजार में आए थे, तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश के चलते जब उनकी मेहनत की कमाई नष्ट होने लगी तो बेबस होकर वे हाथों से फसल को बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे थे। शिवराज चौहान ने एक्स पर पवार के साथ अपनी बातचीत का वीडियो साझा भी किया। किसान को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, शिवराज ने पोस्ट किया। शिवराज चौहान ने किसान से कहा, चिंता मत करो, मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य की कृषि मंत्री से बात की है। मैंने कलेक्टर से भी बात की है। जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी ताकि आपको और आपके परिवार को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। संबल मस्जिद सर्वे विवाद पर फैसला आज। कैराना पहुंची हरियाणा की CIA। इलाहाबाद हाई कोर्ट संबल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद में सोमवार को अपना निर्णय सुनाएगा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा से गिरफ्तार किए गए नोमान इलाही से पूछताछ के बाद एक बार फिर हरियाणा CIA एक टीम कैराना पहुंची। इलाहाबाद हाई कोर्ट संबल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद में सोमवार को अपना निर्णय सुनाएगा। संबल जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के पुनरीक्षण याचिका में संबल जिला न्यायालय में लंबित मूल वाद की आगे की अदालती कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले में हिंदू पक्ष के वादी ने ये घोषणा करने की मांग की है कि उन्हें संबल जिले के मोहल्ला कोट पूर्वी में स्थित श्री हरिहर मंदिर में प्रवेश का अधिकार है, जो कथित तौर पर जामा मस्जिद है। इस मामले में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने पिछले 13 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा से गिरफ्तार किए गए नोमान इलाही से पूछताछ के बाद एक बार फिर हरियाणा CIA एक टीम कैराना पहुंची। टीम ने आरोपी से घर से मिले पासपोर्ट धारकों से घंटों तक पूछताछ की। उनके संपर्क के बारे में भी जानकारी की गई। कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिलने पर उन्हें अपने दस्तावेजों को अपने पास ही रखने की हिदायत दी गई। पानीपत पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में कैराना के मोहल्ला बेगमपुरा निवासी नोमान इलाही को गिरफ्तार किया था।
भाजपा विधायकों का होगा ऑडिट, उसी आधार पर पार्टी तय करेगी 2027 चुनावों का टिकट। इसी तरह होगा आकलन। यूपी 2027 इलेक्शंस। यूपी में 2027 में होने वाले चुनावों के लिए भाजपा अभी से तैयारी में जुट गई है। भाजपा के विधायकों का ऑडिट किया जाएगा, उसी के आधार पर टिकट तय होंगे। विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा के मौजूदा विधायकों की दावेदारी पर संकट आ सकता है। टिकट बांटने से पहले सभी विधायकों को जनता की कसौटी पर कसा जाएगा। विधायकों की लोगों के बीच छवि परखने का काम शुरू भी कर दिया गया है। दरअसल सरकार और भाजपा चुनावी मोड में जाने से पहले अपने विधायकों के बारे में पूरा ब्यौरा जुटाना चाहती है, इसलिए उनके कामकाज का ऑडिट कराया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन विधायक जनता के बीच कितना सॉलिड है। भाजपा प्रदेश में लगातार 2 बार सरकार बनाने के बाद अब हैट्रिक की रणनीति बना रही है। ऐसे में पार्टी टिकट बांटने में कोई गलती नहीं करना चाहती। सूत्रों के मुताबिक विधायकों का ऑडिट कराने का जिम्मा सरकार को सौंपा गया है। सरकार ने कुछ एजेंसियों को काम पर लगा दिया है। एजेंसियों ने गोपनीय तरीके से काम भी शुरू कर दिया है। विधायकों के कामकाज और जनता के बीच छवि का ऑडिट कराने के साथ ही सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के सामाजिक व राजनीतिक समीकरणों के आधार पर सर्वे कराने का भी फैसला लिया गया है। विधानसभावार सर्वे करके एक डाटा तैयार किया जाएगा। साफ है कि विधानसभा चुनाव 2027 में विधायकों को टिकट पाने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। 3 श्रेणियों में होगा आकलन। सर्वे में विधायकों की छवि का आकलन A, B और C 3 श्रेणियों में किया जाएगा। ऑडिट के बाद विधायकों को श्रेणीबद्ध करते हुए अंक दिए जाएंगे। सर्वाधिक अंक पाने वाले विधायक को A श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार अंक के आधार पर B और C श्रेणी में रखा जाएगा। सरकार के स्तर से पूरा डाटा तैयार करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इन बिंदुओं पर होगा ऑडिट। पहली और दूसरी बार के विधायकों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्षेत्र में विकास निधि की धनराशि खर्च करने की स्थिति कैसी है, जन समस्याओं के निस्तारण में कितनी सक्रियता दिखाई, पिछले चुनाव में प्रतिद्वंदी से कम मार्जिन से जीतने की क्या वजह है, जनता की नजर में विधायकों की छवि कैसी है, 2027 में चुनाव जीतने के संबंधित विधायक की कितनी संभावना है। सर्वे में भाजपा के साथ ही मुख्य विपक्षी दलों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। जातिवार समीकरण के लिहाज से भी रिपोर्ट बनेगी। इसमें देखा जाएगा कि किस जाति व समाज में किस दल की पकड़ है, किस पार्टी को लेकर क्या अवधारणा है। पार्टी की स्थिति के साथ ही मौजूदा विधायकों के बारे में रिपोर्ट तैयार की जाएगी।